हेलो दोस्तों, आज की 2 मिनट सीरीज में आपका टॉपिक है पोक्काली राइस। पोक्काली राइस की स्पेशलिटी क्या है? ये एक सलाइन टॉलरेंट राइस वैरायटी है। सलाइन टॉलरेंट राइस वैरायटी का मतलब क्या है कि जहाँ पर इसे उगाया जा रहा है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैलिनिटी की कंडीशंस है। अब कौन से रीजन्स होंगे? राइस के लिए हमें पता है बहुत ही ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। रेनफॉल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस एडिशनल कंडीशन क्या बोल रहा है जो इसकी स्पेशलिटी है कि सैलिनिटी कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कौन से रीजन्स हैं इंडिया में जहाँ पे सैलिनिटी भी उतनी ही ज़्यादा हो और रेनफॉल भी उतनी ही ज़्यादा हो? ये तो जी आपके कोस्टल रीजन्स की ही बात करें। वेरी सिंपल। अब कोस्टल रीजन्स में कौन से स्टेट की स्पेसिफिकली बात हो रही है? केरला की। केरला में भी 3 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इनकी बात हो रही है। अगर आप देखो, आलपुजा, एर्नाकुलम एंड त्रिशूर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आपकी जो है फार्मिंग की बात हो रही है ना। ऑल्दो districts might not be asked directly, but हाँ, it could be a part of one option of or the other. तो एक बार आप इसे देख लीजिए and you will be able to identify it in prelims, that's for sure. अब सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो आपको क्या पता होनी चाहिए थी? कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज सलाइन टॉलरेंट है। दूसरी आपको चीज़ क्या पता होनी चाहिए? कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है, राइट। ये स्टेट्स एसोसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारी और भी राइस वैरायटीज़ हैं जो न्यूज़ में रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ, वहाँ पे मुक्तोश्री राइस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, जिसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो आर्सेनिक रेजिस्टेंट राइस है। तो इसी तरह से अगर आप जो भी न्यूज़ में आप डिफरेंट राइस वैरायटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके आप नोट्स जो हैं अलग बना लीजिए। अब ये कैसे वहाँ पे फार्मिंग होती है? ये जो पोक्काली राइस कल्टिवेट होता है ये एक्वा कल्चर के साथ, राइट। इट इज कल्टिवेटेड यूजिंग एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर क्या होता है? जब आप एक्वाटिक एनिमल्स या एक्वाटिक प्लांट्स जो है इस पूरे प्रोसेस में यूज करते हो, राइट। कैसे यूज करते हो, कैसे क्रॉप उगाने के साथ साथ इस प्रोसेस को भी यूज किया जाता है, ये हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है जी, आपको पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो पूरा मैकेनिज्म क्या है? जून से लेके राइट नवंबर तक जो है यहाँ पे आपकी पोक्काली फार्मिंग होती है। ठीक है, नवंबर के बाद जो है यहाँ पे प्रॉन्स की फार्मिंग होती है, राइट। प्रॉन्स क्या होते हैं जी? आपके झींगे जिन्हें आप कहते हो। तो आप देख रहे हो कि क्रॉप के साथ साथ इन्होंने कोशिश की कि हम क्या करें जी, हम एक्वाटिक एनिमल्स की भी रियरिंग जो है उसको पैरेलली करें। इसी को हम कह रहे थे कि हम इस पूरे मैकेनिज्म को किसके साथ करते हैं? इस पूरे मैकेनिज्म को हम एक्वाकल्चर के साथ करते हैं। एक्वाकल्चर रेफर्स टू व्हाट? एक्वाकल्चर रेफर्स टू प्रॉन फार्मिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे होता क्या, मैकेनिज्म क्या आप समझो। जब ये क्रॉप पूरी की पूरी उग गई और इसकी हार्वेस्टिंग हो गई, जब आपने पूरी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद जो भी आपका सामान पीछे बचा है ना, जो भी आपका लेट्स से कि स्टॉक्स कहते हो आप जिन्हें, कि जो भी आपका बाय प्रोडक्ट पीछे बचा, जो भी आपका सामान पीछे बचा, आप उसको डिके करने के लिए छोड़ देते हो, राइट। अब डिके करने के लिए छोड़ने का एडवांटेज क्या है कि जब आप प्रॉन्स को फार्म कर रहे हो, प्रॉन्स को फूड भी तो चाहिए, राइट। अब प्रॉन्स किस पे फीड करते हैं? प्रॉन्स जो है इन डीकेड सामान पे फीड करते हैं। व्हेन दे फीड ऑन दिस, उसके बाद जो एक्सक्रीटा होता है प्रॉन्स का, राइट, उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, राइट, उन न्यूट्रिएंट्स को इस फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली होता क्या है कि इस फार्मिंग में डिफरेंटली कोई अलग से कोई फर्टिलाइजर या मेन्योर नहीं डलता, रादर जो एक्सक्रीटा होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस एक्सक्रीटा के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो है यूज़ किए जाते हैं इन दिस फार्मिंग। ठीक है जी, याद रहेगा क्यों न्यूट्रिएंट्स यूज किए जाते हैं? क्योंकि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। हमने कई बार डिस्कस किया है, जब आप सॉइल का चैप्टर पढ़ते हो आप उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हो, राइट। तो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए ही तो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए ही तो मैन्योर्स डाले जाते हैं। पर यहाँ पे अलग से आप कुछ एडिशन नहीं करते हो, इस एक्सक्रीटा के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही वर्क करते हैं फॉर दिस फार्मिंग टू टेक प्लेस। तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म है फार्मिंग का। यानी कि अब अगर मैं ये कहूँ कि इस फार्मिंग में पोक्काली राइस को कल्टिवेट किया जाता है यूजिंग एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर, अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि भाई बेसिकली ये प्रॉन फार्मिंग के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए आगे आते हैं। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा है अभी तक? जून से नवंबर तक क्या होता है, यहाँ पे राइस कल्टिवेशन होती है। उसके बाद नवंबर से लेके अप्रैल तक क्या होती है? प्रॉन फार्मिंग होती है।
ठीक है जी। अब होता क्या है, जब आपने राइस को हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद जो है जितना भी रेस्ट ऑफ द सामान बच गया राइस फार्मिंग से, उसको आप डीके करने के लिए छोड़ देते हो पानी में, जो इवेंचुअली फीड बन जाता है फॉर प्रॉन्स। ठीक है जी। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो भी प्रॉन्स हैं वो फीड करते हैं ऑन दी लेफ्ट ओवर्स ऑफ दी क्रॉप, और क्योंकि इस क्रॉप में कोई फर्टिलाइजर या मेन्योर यूज नहीं किया जा रहा, इसलिए ये क्रॉप जो है न्यूट्रिएंट्स किससे लेती है, फ्रॉम प्रॉन्स एक्सक्रीमेंट्स। ठीक है जी, सिंपल था, यही तो पढ़ा है हमने। इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता होनी चाहिए कि पोकाली राइस का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये हाई प्रोटीन कंटेंट है इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी मानी जाती हैं कि होती हैं। तो अगर मान लीजिए पोकाली राइस पे आपको 4 ऑप्शंस दे दिया जाए और उनमें से 1 या 2 ऑप्शंस आपके हाई प्रोटीन को भी रेफर करते हैं, दैट शुड ऑल्सो बी एब्सोल्युटली राइट। अब ध्यान देना एक और चीज, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे ऑर्गेनिकली ग्रोन पोकाली बोला, व्हाई इज इट सेइंग ऑर्गेनिकली ग्रोन, बिकॉज अलग से फर्टिलाइजर मेन्योर नहीं किया जा रहा, जो ऑलरेडी अवेलेबल है वाया एक्वाकल्चर उसी को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पोकाली राइस के पास अपना एक जीआई टैग है, राइट। तो अगर आपसे केरला से एसोसिएटेड जीआई टैग भी पूछ लेता है तो अब आपको पोकाली राइस इजीली याद रहना चाहिए। नेक्स्ट चीज अगर आप देखें, बहुत अच्छी एप्लीकेशन पे इसका एक आर्टिकल था हिंदू में इन्होंने बोला कि जब भी कोई साइक्लोन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल साइक्लोन अम्फन आया था, तो जब साइक्लोन्स आते हैं तो जो भी कोस्टल रीजन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट वाटर बढ़ जाता है, वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे में उन रीजन्स को दोबारा बसाने के लिए ऐसी वैरायटीज़ की ज़रूरत होगी जो कि सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सी वैरायटीज़ दोबारा से उगाई जा सकती हैं, पोकाली राइस की। तो पोकाली राइस को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेट रेजिस्टेंट या क्लाइमेट अडेप्टिव क्रॉप माना गया है। डिजास्टर्स के बाद किस चीज से दोबारा उन रंगों को बसाया जा सकता है, बाय द यूज ऑफ पोकाली राइस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप चीजें जीआई टैग्स में पढ़ रहे हो, जो भी आप चीजें एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हो, उनका एप्लीकेशन जो है कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस ऑल्सो टेल्स यू द सिग्निफिकेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, कि आप मान लीजिए देयर वाज दिस सिंपल आर्टिकल जिसमें इन्होंने बोला कि साइक्लोन के बाद हम ऐसा कुछ शुरुआत कर सकते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप मेंस में अपना कोई आंसर लिखते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।